हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज मैं आप सबके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं और एकदम खुल के बात करूंगा। जितने भी लोग ईवी या तो ख़रीदने वाले हैं या जितने भी लोग ईवी ख़रीदने की ख़रीद चुके हैं या कई लोगों के मन में कई प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। अभी मेरे को एक सज्जन मिले, वो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मैं तकरीबन 500-600 बार दे चुका हूँ। मतलब अनेकों बार दे चुका हूँ अगर शॉर्ट में बोलें तो। अभी आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी चार्ज हो रही है, ये फास्ट चार्जर है और ये गन लगा हुआ है। मैं आपको गन दिखा देता हूँ, ये गन दिखती कैसे है। ये कुछ इस तरह का है और ये सामने से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला सॉकेट और ये नीचे वाला सॉकेट। क्योंकि ये फास्ट चार्जर है इसलिए दोनों सॉकेट कनेक्ट होते हैं। अगर स्लो चार्जर या जो घर पे आप चार्ज करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला सॉकेट यूज़ होता है। अब चक्कर ये है कि स्लो चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये 30 किलोवाट बैटरी वाला है तो इसको स्लो चार्जिंग में तकरीबन 8-9 घंटे लगते हैं। मतलब रात में आप घर पे लगा दीजिए चार्जिंग में, सुबह एकदम तैयार हो जाती है गाड़ी। जो फास्ट चार्जिंग में आप करते हैं तो तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास फास्ट चार्ज में ये चार्ज हो जाता है। अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलूँ तो सुबह आप वॉक करने के लिए जब जाते हैं या सुबह सुबह आप इसको लगा दीजिए 6 बजे या 7 बजे किसी चार्जिंग स्टेशन में आपके घर के पास है तो फास्ट चार्ज हो जाएगा 7-7:30 बजे तक। अगर 6 बजे लगाते हैं तो रात में लगा के रखेंगे स्लो चार्जिंग में तो ये आसानी से चार्ज हो जाएगा, कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर बात ये आती है कि रेंज कितना देगा। गई से गई हालत में मैं आपसे बता रहा हूँ, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर अपडेशन वगैरह हुए हैं। लीस्ट टू लीस्ट ये आपको 200 किलोमीटर देगा ही देगा। मैं तो 40,000 किलोमीटर चला चुका हूँ इसको, 40,000 किलोमीटर्स, और तकरीबन 2 साल हो भी गए हैं इस गाड़ी को मुझे चलाते हुए। इन 2 सालों में मैं आपको बताऊं कि मेरे को जो इसमें जैसे लोग बोलते हैं ना सर्विस में कितना खर्च आता है। कई लोग बोलते हैं इसमें ऑयल नहीं जाता। ऑयल जाता है बट वो एक गियर ऑयल है और वो तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये का जाता है। वो भी कब, जब आप सर्विसिंग के लिए जाते हैं, और ये सर्विसिंग होती है तकरीबन 8-10 महीने में। मतलब आप ये समझिए कि जब से मैंने गाड़ी ली है 2 साल में सब सर्विसिंग, दाएं बाएं, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, चेंजिंग, दंड फंद, सब कुछ मिला दो तो भी जाके मुश्किल से 10,000 के आसपास हुआ होगा 2 साल में मेंटेनेंस कॉस्ट ना। तीसरा जो चीज़ है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि गाड़ी कैसी है। देखिए ये वही नेक्सॉन है जो हम नॉर्मल पेट्रोल डीजल में लेते हैं, हाईली कंफर्टेबल। इसमें आवाज़ पता नहीं चलती। एक इसमें रिस्क भी यही है कि ये चालू है या बंद है किसी को पता नहीं चलता। जब आप रोड पे जाते हो तो टायर के चलने की आवाज़ बस आती है, बाकी कोई आवाज़ नहीं आती। तो इसलिए जब आप भीड़ में होते हो कहीं पर तो आपको हॉर्न बजाना पड़ता है भाई बार बार, कि ताकि लोग अवेयर रहें, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता इतनी साइलेंट है। लोग बोलते हैं ना कि कुत्ते बहुत अलर्ट रहते हैं और उनको छोटी से छोटी आहट पता चल जाती है। बिलीव मी, मेरी गाड़ी के सामने एक कुत्ता पड़ा था और वो पड़ा ही रह गया। मुझे ब्रेक मारना पड़ा और फिर भी वो उठा तो जाके बोनट से टकरा गया। हालांकि भगवान की कृपा से उसको कुछ हुआ नहीं तो मुझे भी बड़ा बुरा लगता। लेकिन ये इतनी ज़्यादा साइलेंट है। फिर बात आती है कि ये जो कार है, पर्टिकुलरली अगर इस कार की बात करूं तो ये कितनी कॉस्ट करती है। मैं आपको बताऊं, अगर आप एक कंफर्टेबल ऑटोमेटिक कार लेते हैं इस साइज़ की तो ये आपको 15-16 के आसपास मिलती है डीजल और पेट्रोल में, ठीक है। ये गाड़ी भी मुझे तकरीबन उसी समय पड़ी थी। सब्सिडीज़ अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, मुझे भी सब्सिडी अच्छी खासी मिल गई थी उस समय। तो मुझे ये महाराष्ट्र में सब सब्सिडी वगैरह मिला के आज से 2 साल पहले ये कुछ 14 लाख की पड़ी थी। उस समय डीजल ऑटोमेटिक भी इतने में नहीं आया करती थी, तो ये मुझे उस समय उतनी सस्ती पड़ी। हाँ, अभी थोड़ा प्राइस इसके बढ़ गए हैं, वो भी डिमांड बहुत है, 6-6, 7-7, 8-8 महीना वेटिंग है। और मैं आपको बताऊं, इसमें आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कौन सा साउंड है, ये है वो है, इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने देखा बहुत चोचलेबाजी है। मेरी जो लोग पहली कार लेंगे ना वो भी इतना नहीं हाइप क्रिएट करते। आप यूट्यूबर्स की बातें ज़्यादा ना माने। आप जब कार लेते हैं जो आपको आपके बजट में आता है वो आप ले लीजिए। इसमें मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक छेड़छाड़ कराई नहीं है, सिर्फ सीट कवर वगैरह देखिए, मैंने सीट कवर वगैरह चेंज कराए थे क्योंकि अपन को अपना कंफर्ट चाहिए। ये अपन ने सीट कवर डलाए हैं ऐसे परफोरेटेड सीट्स टाइप के। ये यहाँ पर हमने कुछ काम कराया था ताकि थोड़ा सॉफ्ट टच वगैरह क्रिएट हो। तो जब भी आप गाड़ी ले रहे हो तो यूट्यूबर्स की इतना सुनिए, लेकिन खुद जाके एक्सपीरियंस कीजिए। ये मेरी चौथी कार है, तो मैंने जितनी भी कार आज तक खरीदी हैं उन सब कार्स के अलग अलग एक्सपीरियंस मेरे साथ रहे हैं। बट आई एम हाईली सेटिस्फाइड, क्योंकि जितना आप पेट्रोल का या डीजल का पैसा भरते हैं उतने की कॉस्ट में भाई साहब ये आपका बिंदास तरीके से ये गाड़ी आपका है ना EMI भर देगी। तो आपका EMI का पैसा पूरी तरह बच जाता है।
और लगभग हर एक चीज़ इस कार में आ जाती है। ऐसा कुछ अलग से आपको करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब एक बात ये आती है कि जब हम ये ईवी कार लेते हैं तो क्या ये मतलब देखिए मोड ऑफ अट्रैक्शन तो है, मैं फिर भी बता दूं, आप जब भी कार लेंगे ना तो आपको अट्रैक्शन मिलेगा। लोग आके पूछेंगे भैया कितना चार्ज होती है, क्या चार्ज होती है, कैसे चार्ज होती है, वो तो आपको देखिए करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग को पसंद आए कि अट्रैक्शन बन रहा है उनका, और कुछ लोगों को हो सकता है बिल्कुल पसंद ना आए कि यार मैं बैठा हूँ, लोग आके पूछ रहे हैं। बट ये होने वाला है, ये इस कार के साथ होता है। लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, उनको जानना रहता है बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और है जो अक्सर लोगों के मन में एक भ्रम सा है कि हम कहीं जाएंगे तो चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे कि नहीं। देखिए मुंबई में मैं हूँ, ये महावितरण का है। महावितरण जहाँ पे भी ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर एक ऐसा महावितरण का एक पक्का ऐसा हब होता है। ये हब है जैसे ये बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको एक पक्का ऐसे ईवी चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे। कई सोसाइटीज़ में मुंबई में उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाने हैं, कई गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में बनाने हैं। इवन मैं कुछ दिनों पहले मंत्रालय गया था तो महाराष्ट्र में मंत्रालय में के पास भी उन्होंने 2 चार्जिंग स्टेशंस बनाए, काफ़ी बेहतरीन दिखते हैं वो हैं। और आप पूरे मतलब मैं महाराष्ट्र का तो बोल ही सकता हूँ कि बाकी जगह तो मैं खुद भी उतना एक्सप्लोर नहीं किया तो झूठी बात नहीं बोल सकता, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में मैंने ये देखा है कि तकरीबन 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में यू विल डेफिनेटली फाइंड अ चार्जिंग स्टेशन। हाँ, ये बात और है कि क्योंकि अलग अलग कंपनी के चार्जिंग स्टेशन हैं तो आपको 10 तरह के ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे, बट वो कीजिए। और मेरे हिसाब से वो कोई गलत भी नहीं है, कई बार गूगल भी आपको रिकमेंड कर देता है। सबसे सस्ता चार्जिंग स्टेशन यही है। अगर कोई ये पूछे कि सबसे सस्ता क्या है, तो महाराष्ट्र महावितरण वाला जो चार्जिंग स्टेशन है सबसे सस्ता है। फुल चार्ज होने में तकरीबन 350 रुपये लगते हैं। यही अगर हम टाटा या किसी और कंपनी से क्या करते हैं तो मिनिमम 600 से 650 रुपये जाता है। तो ये लगभग हाफ ऑफ अमाउंट पे हो जाता है। ये आपको रियल बता रहा हूँ। ये कितना इफ़ेक्टिव है उसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि जब ये 350 रुपये में फुल चार्ज होती है तो तकरीबन 200 किलोमीटर जाती है। नियरली आप मोटा मोटी समझिए तो 1.5 से 2 रुपये के आसपास पर किलोमीटर पड़ता है, और 1.5 से 2 रुपये इज़ हाईली इकोनॉमिकल। और सीधी सी बात है, आप 200 किलोमीटर का ड्राइव कर रहे हो तो हो सकता है कि 100-150 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आप एक जगह रुक के कुछ चाय नाश्ता करो, ठीक है। तो चाय नाश्ता करके तब तक मैं फिर चार्ज हो जाएगी, फिर आगे बढ़ जाओ। तो ऐसा कुछ मैं पुणे जाता हूँ तकरीबन महीने में 1-2 बार, और मैं आपसे सच बता रहा हूँ, मुझे है ना उल्टा वो जो टोल लगता है ना, टोल महंगा लगता है कि यार इतना सारा टोल लग रहा है, क्योंकि टोल की कीमत भी मुझे ज़्यादा लगने लगती है क्योंकि गाड़ी इतनी सस्ती है। मैं हमेशा इसको फ्री की कार बोलता हूँ कि ये फ्री की कार है, क्योंकि सही बात है दोस्तों, एक तो हम पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, नेचर फ्रेंडली हैं, अपने इकोसिस्टम को अच्छा करने की कोशिश करें। दूसरा, ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, इसका पिकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जब बैठोगे तो आपको लगेगा यार ये गाड़ी है कि मजाक है, साला रॉकेट की तरह जाती है। मतलब इसको आप रियली रॉकेट की तरह, अगर आप में दम है आपको फुल एक्सेलरेटर करके आप चला नहीं पाओगे। आपको डर लगेगा, क्योंकि जैसे आप फुल एक्सेलरेट करोगे गाड़ी एकदम ऐसा लगेगा घोड़े की जैसा खड़ी होगी। तो इसमें 2 मोड हैं, ड्राइव मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। मैं स्पोर्ट्स मोड में कभी नहीं चलाता क्योंकि इकोनॉमी तो ठीक है थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन भाई ये गाड़ी बहुत फास्ट है पिकअप में। और नॉट ओनली दिस, जितनी भी ईवी कार्स हैं यहाँ पे देखिए और भी जगह है। तो कई बार कुछ लोग आते हैं, जैसे MG वाले भी आते हैं और हुंडई वाले लोग भी आते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के जो ईवी ओनर से आते हैं, महिंद्रा वाले भी आते हैं। तो उनसे दोस्ती यारी हो जाती है, बातचीत होती रहती है, वो हमारे बारे में पूछते हैं, हम उनके बारे में पूछते हैं। तो धीरे धीरे पता चल जाता है कि किस गाड़ी में क्या अच्छा है क्या बुरा है। बट एक चीज़ है, मैंने आज तक सबसे यही सुना है कि दे आर हाईली सेटिस्फाइड, दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी विद देयर परचेज़। अभी 2 दिन पहले मेरे एक मित्र हैं बने यहाँ पर ही, उनके पास MG की ZS EV थी, तो वो बोल रहे थे कि उनके पास पहले MG की ही हेक्टर थी, और बोलते थे वो खून चूस लेती थी, इतना पेट्रोल पीती थी वो गाड़ी, इतनी घटिया इकोनॉमी थी। और आज वो इतने खुश हैं, जहाँ जाते हैं अपनी वो ZS EV लेके जाते हैं। और सीधी सी बात है, सभी की जितने भी लोग जो थोड़ा बहुत भी चलाते हैं, जो थोड़े बहुत भी ड्राइविंग इंथुजियास्ट हैं, उन्होंने EV ही चूज़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको समझ में आ जाए पिकअप भी अच्छा है, इकोनॉमी भी अच्छी है, पॉकेट फ्रेंडली है, एंड बेस्ट पोल्यूशन नहीं होता है, नेचर को सपोर्ट करे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब इसके साथ एड ऑन्स में जाती हैं। और मैं आपको बोलूँगा, आपकी फिर भी अगर कुछ क्वेरीज़ हैं तो बिल्कुल पूछ लीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।